नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज़ इंडिया और चाणक्य न्यूज़ इंडिया के खास कार्यक्रम चाणक्य स्पेशल में आज एक वरिष्ठ पत्रकार यूसुफ अंसारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ जी, सीधा सवाल है आपसे मेरा कि जिस तरह से 2024 का लोकसभा चुनाव शुरू हुआ, पहला दूसरा चरण संपन्न हो चुका है, 7 तारीख को तीसरा चरण होने जा रहा है, जो मतदान प्रतिशत आया उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मतदान प्रतिशत तो इस बार सवालों के घेरे में है जी। और सवालों के घेरे में इसलिए भी है कि चुनाव आयोग के करीब एक हफ्ते बाद जो चुनाव मतदान के नए डेटा पेश कर रहा है उसमें पुराने डेटा के मुकाबले फ़र्क ज़्यादा है जी। कई जगह तो वो फ़र्क महाराष्ट्र में जो आया है अभी, उस वक्त बताया गया था कि साहब 54% के आसपास मतदान हुआ है। अब ताज़ा डेटा जो आया है, कल आया है मेरे ख्याल में, उसमें बताया गया साहब 62% हुआ, यानी 8%। तो 8% कैसे बढ़ गया अचानक? जो डिफरेंस आया है ये, और बाकी जगहों पर भी 1-2%, 3% का डिफरेंस है। तो 1-8% का डिफरेंस तो माना जा सकता है कि भाई बड़ी लोकसभा है, बहुत सारे बूथ हैं, लेकिन सवाल ये है कि हर बूथ पे जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सील हो जाती है उसी वक्त डेटा आ जाता है कि भाई इस बूथ पे कितने वोट थे और कितने वोट कास्ट हुए हैं, उसमें पुरुषों के कितने वोट थे, महिलाओं के कितने वोट डले हैं, वो सब डेटा उनके पास होता है। तो उसे कंपाइल करने में मुझे लगता है 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए। बहुत बड़ी मशीनरी चुनाव के लिए काम करती है, वो एक आदमी तो काम करता नहीं है। तो वो डेटा 24 घंटे में, पहले तो 24 घंटे में डेटा आ जाता था, अब एक कौन सा मेथड अपना रहे हैं साहब, वो डेटा एक हफ्ता में रिलीज़ हो रहा है, वो बढ़ के रिलीज़ हो रहा है। तो ये सवालों के घेरे में इस पर चुनाव आयोग को तस्वीर साफ करनी चाहिए कि भाई इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है, जो कि अभी तक नहीं किया गया। गया। अच्छा, चलिए यूसुफ जी, मैं सीधी बात करूं आपसे। आप इतने अनुभवी पत्रकार हैं, कांग्रेस को शुरू से देखते आ रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस में एक परंपरा चली आ रही है, इंदिरा गांधी जी की बात कर लें, राजीव गांधी जी की बात कर लें, या सोनिया जी या राहुल की बात कर लें, आज कांग्रेस में अमेठी में सब शोर शराबा 3 दिन से चल रहा है, कोई फांसी लगा रहा है, कोई धरने पे बैठ रहा है, अभी तक कांग्रेस ने स्थिति साफ नहीं की है। क्या कहना चाहेंगे, इससे स्मृति ईरानी को लाभ होगा या फिर गांधी परिवार को? नहीं, देखिए, इसमें किसको लाभ होगा, किसको नुकसान होगा, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन मैं इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा, मतलब कोई असामान्य बात नहीं है, सामान्य बात है। भाई कल वो पर्चा भरने की आखिरी तारीख है और हर पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी होती है। चलिए, कांग्रेस का समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्यों नहीं दिया, बीजेपी ने अब तक क्यों नहीं दिया था जी, ये बात तो बीजेपी भी लागू होती है ना। बीजेपी ने आज जाके डिक्लेयर किया है, जब तमाम जगह ये खबर आ गई कि भाई अमेठी से राहुल गांधी पर्चा भरेंगे। किशोरीलाल शर्मा वहाँ चुनावी तैयारियों का, पर्चा भरने की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए गए हुए हैं पिछले 2 दिन से। आज उन्होंने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई हमें पर्चा खरीदने का आदेश हुए, पर्चा हमने खरीदा, राहुल गांधी के नाम से ऑनलाइन पेमेंट करके वहाँ अमेठी से पर्चा खरीदा गया है। रायबरेली का मसला, रायबरेली पे अभी शांति हो सकता है, रात तक पते हो। दूसरी बात यह कि चुनाव कौन लड़ेगा ये प्रेस में बताना बहुत ज़रूरी तो है नहीं। आप सीधे जो फॉर्म दी दे दिए टिकट, वो सीधा जाकर पर्चा भर देगा। तो ये हर पार्टी की एक स्ट्रेटेजी होती है। जैसे कैसरगंज में अभी तक बीजेपी ने क्लियर नहीं किया कि साहब ब्रजभूषण शरण को वो टिकट देगी कि नहीं देगी, क्यों टिकट नहीं, ऐसी खबरें आ रही है उनके बेटे को। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। तो अब आज ये सुबह से खबर चल रही साहब उनके बेटे का नाम तय हो गया है, तो ये पता ही नहीं कि साहब वो उनका टिकट क्यों काटा गया है। क्या उन पर पहलवान बेटियों के यौन शोषण के आरोप लगे थे? अगर वो आरोप गंभीर थे और उनको प्रधानमंत्री ने संज्ञान में लिया है तो उसी वक्त उनके टिकट काटने का ऐलान कर दिया जाता है। इसमें इंतजार क्यों किया गया? क्यों किया गया इंतजार? जब सत्ताधारी पार्टी इतना फूक फूक के कदम रख रही है, उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। एक अपोजिशन पार्टी जिसमें सत्ताधारी पार्टी को चुनौती दे रही है और उसे हराने का चुनाव उसके सामने, वो अगर यही नीति अपनाए कि भाई आखिरी वक्त में अपना उम्मीदवार घोषित करे, तो उस पर दुनिया भर के सवाल उठते हैं। मेरे ख्याल में ये रवैया हमें थोड़ा सा बदलना चाहिए। चलिए, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि इतने वर्षों से आप लोकसभा चुनाव को देखते आ रहे हैं और अब बड़े लेवल पे आपने कवर भी किया है, सब चीज़ों को अच्छी तरह जानते हैं, और जो अभी तक के चुनाव रहे और ये जो 2024 का चुनाव है, कुछ अलग तरीके का नजर नहीं आ रहा? कुछ नहीं, ये बिल्कुल अलग तरीके का चुनाव है। खासकर 2014 और 2019 से तो बिल्कुल अलग। 2014 में मोदी जी एक अपनी बड़ी भारी ब्रांडिंग करके और एक देवता के रूप में अवतरित होने का एक इमेज बनाकर उन्होंने वादे किए थे, भाई हम अच्छे दिन लाएंगे, 100 दिन में काला धन ले आएंगे, सबको 15-15 लाख रुपए मिल जाएंगे,
और कुछ इनकम टैक्स रेगुलर देने वालों को देने, और वो अच्छे दिन का उन्होंने एक बड़ा नारा दिया, गाना चला भाई हम अच्छे दिन लाने वाले क्या हैं। वो अच्छे दिन आ है गए? ना? तो अब 10 साल बाद उन्हें जवाब देना अच्छे दिन कहाँ गए? तो उस वक्त जो नौजवानों में 2 करोड़ नौकरी देने का उन्होंने वादा किया, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया, तो कहाँ है 100 स्मार्ट सिटी? कोई एक आते ही तो बताइए। तो 10 वर्षों में जो पेट्रोल विकास है की ना? बात की जा रही है, तो मोदी जी तो जो उसका विकास, हाँ, तो जो 10 साल में मोदी जी ने विकास किया है, वो विकास बताएं कि भाई हमने ये विकास किया है। तो ये विकास तो बता नहीं रहे, वो तो हर मंच से खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं कि साहब कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये लिखा है कि वो आपकी संपत्ति छीन लेगी, मंगलसूत्र छीन लेगी। और आज तो उन्होंने हद कर दिया, आज तो उन्होंने बोल दिया कि भाई अगर आपके पास 2 भैंसें हैं तो 1 भैंस लेके वो अपने वोट बैंक को दे देगी। और ये जो आरक्षण के जिनकी बात की जा रही है, मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस आरक्षण वो कर देगी, मुस्लिमों को दे देगी, और आप अगर कांग्रेस को मुसलमानों को आरक्षण देना होता तो इससे पहले तो 10 साल कांग्रेस लगातार सत्ता में थी, और कांग्रेस के साथ जितने दल थे वो सारे दल हैं जो मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर राजनीति करते रहे। तो कांग्रेस को तो वो बड़ा आसान था ले देना। उससे पहले कांग्रेस लगातार सत्ता में तब दे देगी, तब तो कांग्रेस ने दिया नहीं, और कैसे दे देगी? दूसरी बात यह है कि मुसलमानों का डर दिखा के बहुसंख्यक हिंदू समाज को डराया जा रहा है, उनके वोट छिटके जा रहे हैं, ये उनके साथ धोखा है। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि 2014 में जो रंग मोदी जी का दिख रहा था और 2019 में जो दिख रहा था, अब जो 2024 मंच पे दिख रहा है, कहीं एक डर है उनके हाथ में कि सत्ता मेरे हाथ से चली जाएगी? हाँ बिल्कुल, एक वो डरा हुआ प्रधानमंत्री बोल रहा है, साफ दिख रहा है। ये जो उनकी जुबान फिसल रही है, जिस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं, वो पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। मैंने बहुत पहले एक बात कही थी, जब वो विकास की बात करते थे, सबका साथ सबका विकास, फेसबुक पर मेरी पोस्ट पड़ी हुई है। मैंने ये आने वाला वक्त बताएगा कि मोदी जी का विकास का एजेंडा सचमुच विकास का एजेंडा ही है या सांप्रदायिक ताकतों ने विकास का चोला पहन लिया। अब जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उससे साबित हो गया कि साहब सबका साथ सबका विकास का जो नारा उनका था वो उन्होंने खुद ही दफन कर दिया है। अब वो बेनकाब हो गए हैं, पूरी तरह से अपना असली चेहरा ले आए हैं। हमने बीजेपी को उस जमाने में देखा जब बीजेपी में एक चेहरा हुआ करता था और एक मुखौटा हुआ करता था। अटल बिहारी वाजपेयी चेहरा हुआ करते हुआ, मतलब उन्हें कहा मुखौटा और चेहरा थे आडवाणी, अब यही चेहरा है और यही मुखौटा है, कोई फर्क नहीं रह गया। वो जिस तरह से वो बात कह रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ जो बोल रहे हैं, तो क्या मुसलमान इस देश के नागरिक हैं? जब वो जाते कहते हैं कि साहब जब मैं विदेश में जाता हूँ, किसी देश के राष्ट्रपति हाथ मिलाता हूँ, तो गर्मजोशी से मेरा इसलिए स्वागत होता है कि मेरे पीछे 140 करोड़ उसमें मुस्लिम भी तो आते हैं। उसमें मुस्लिम भी तो आते हैं। तो क्या अब वो 140 करोड़ नहीं रहे? उसमें 20 करोड़ को उन्होंने अलग कर दिया। तो ये कई सवाल हैं, और ये ऐसे सवाल हैं कि जो बीजेपी का कोर वोटर है, जो बीजेपी को भर भर के वोट देता है, वो भी हैरान है इस भाषा से। किस तरह किस तरह की भाषा कर रहे हैं लोग। हमसे सहानुभूति जताते हैं कि भाई ये थोड़ा ये बात हमें अच्छी नहीं। अब वो कितना वोट देंगे, कितना ये सारे परिदृश्य को अगर देखा जाए, अभी तक के जो उनके चुनाव प्रचार थे, उनको जो हमने देखा और देख रहे हैं हम सब लोग, इनसे आपको क्या लगता है कि 2024 में किन प्रकार ये लोग सत्ता को वापस पा लेना चाहते हैं, या फिर ये चाहते हैं कि जो इन्होंने एक हवा बनाई, एक जो दबाव देश में क्रिएट करने का प्रयास किया, इन्होंने जो प्रेशर बनाया पूरे देश में, पूरे विश्व में इन्होंने जो एक प्रेशर बना के रखा है, उसको ये लोग और आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि वो ख़त्म ना हो? देखिए, ये हर शासक, वो चाहे बादशाह रहा हो, पहले राजा रहा हो, जो एक बार सत्ता में आता है वो मरते दम तक सत्ता नहीं छोड़ता। उस सत्ता को बचाने के लिए, सत्ता का अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए वो तमाम हथकंडे अपनाता है। वो मोदी जी भी कर रहे हैं, ये उनका अधिकार है। हम बात करते हैं नैतिकता की, संवैधानिक परंपराओं की, लोकतांत्रिक परंपराओं की, अपनी जो हमारी सामाजिक कुछ मान्यताएं उनको लेकर के, वो एक अलग बात है, आदर्श स्थिति। लेकिन हर सत्ता बचाने के लिए लोग करते हैं। लेकिन इस देश में एक खास बात यह है कि यहाँ किसी भी एक धर्म का वर्चस्व हमेशा के लिए, बहुत लंबे समय के लिए नहीं हो सकता है। जिनको आज ये बताते थे मुगल शासक आए आए, उन्होंने कभी इस देश में कोई मुस्लिम कानून लागू करने की कोशिश नहीं की। इस देश की सामाजिक स्ट्रक्चर को उन्होंने नहीं छेड़ा, इसीलिए वो लंबे समय तक राज करता है। उनके खिलाफ लोग आए, सब कुछ हुआ। लेकिन मोदी जी ने पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से डिमांड की कि हम एक हिंदू राष्ट्र बना देंगे, सबके लिए एक जैसा कोड होगा, जबकि सिख अलग कोड अपने लिए मांगते हैं, बौद्ध अलग कोड अपने लिए मांगते हैं, तो ये जनता के मिजाज के खिलाफ जो बात कर रहे हैं वो जनता को पसंद नहीं आ रही। और अब तो मोदी जी ने अपने आप को लार्जर देन पार्टी, लार्जर देन संघ परिवार और लार्जर देन कंट्री बना दिया। वो गारंटी मोदी की अरे भाई देश की सरकार है, देश का पैसा है,
हम जैसे आप जैसे करदाताओं का पैसा भी हमारी बट गारंटी मोदी जी। गारंटी मोदी की, तो ये बात लोगों को पसंद नहीं आ रही है। मोदी अपने पास से तो पैसा लाए नहीं, ये तो बल्कि देश की जनता का पैसा जो है, जो टैक्स कलेक्शन है, वो अपने उद्योगपति मित्रों को बांट रहे हैं, उनका ऋण माफ करके बांट रहे हैं, कि उन्हें दूसरी तरह की छूट देके बांट रहे हैं, तो उल्टा कर रहे हैं। तो फैसला इस देश की जनता को करना है कि इस देश में जो एक मिलीजुली संस्कृति डेवलप हुई है पिछले 100, 150, 1000 साल के अंदर, उस में सबका सब लोगों ने इस देश को बनाने में योगदान दिया है। क्या वो उस सबको योगदान को मान्यता देते हुए इस देश के कल्चर को आगे बढ़ाना चाहती है, या इस देश को एक रंग में रंगने की कोशिश करने वालों के हाथ में फिर से सत्ता सौंपना चाहती है? ये जनता के विवेक पर है। जनता जागेगी, क्या करेगी, ये जनता जो डिपेंड करेगा। लेकिन अभी ये लगता है कि मोदी जी ने जो एक अपना एक बहुत बड़ी इमेज बनाई थी कि उनके अंदर गॉड एलिमेंट है, ईश्वरत्व है, सब कुछ, वो भ्रम टूट गया। वो भ्रम टूट गया है और उसका नुकसान बीजेपी को होता है। जो मतदान कम हुआ है, जो कम मतदान हुआ है, पुराने डेटा ये बताते हैं 2004 से 19 से 99 से लेकर अब तक के, जब केंद्र लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत कम रहा है, उसका नुकसान बीजेपी को। ये माना जा रहा है कि साहब ये चुनाव 2014 या 2019 की तरह एक्स फैक्टर वाला नहीं है कि जिसमें मोदी जी को फायदा होता था, चाहे वो बालाकोट की वजह से हो या 14 में उनकी खुद की छवि इतनी बड़ी थी, वो चीज़ गायब है। तो नॉर्मल चुनाव है, तो नॉर्मल चुनाव के नतीजे 2009 वाले भी आ सकते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इस इलेक्शन में बीजेपी को नुकसान होगा? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि नुकसान होगा। जो तमाम तरह की जो डेटा आ रहे हैं, जो चुनाव सर्वेक्षण करने वाली एजेंसीज हैं, उनके जो डेटा आ रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, आप जैसे जो पत्रकार हैं जो टीवी चैनल पर जनता की राय दिखा रहे हैं, उसको अगर दिखाया जाए तो एक लोगों में बेरोजगारी, महंगाई, बिगड़ता सांप्रदायिक सौहार्द और अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर ज़बरदस्त चिंता है। ऐसे में कांग्रेस ने जो 5 न्याय और 25 गारंटी वाला घोषणा पत्र शुरू रखा है, और उसमें जो वादे किए गए हैं, तो वादे आसमान से तारे तोड़ के लाने वाले नहीं, वो ऐसे हैं कि जिनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। कांग्रेस ने मोदी जी की तरह 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा नहीं किया है। मतलब 30 लाख नौकरी बाकी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, हम उन्हें प्रायोरिटी पे भरेंगे। तो 30 लाख नहीं भर पाएगी प्रायोरिटी पे, वो 20 लाख भरेगी। तो ये ऐसा वादा है जिसे पूरा किया जा सकता है। आपको लगता है कांग्रेस के इन वादों से एक अच्छा प्रभाव पड़ रहा है? पड़ तो रहा है, कांग्रेस के वादों से प्रभाव पड़ रहा है। राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम, उसका प्रभाव तो पड़ा। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी पिछले साल के बाद, तेलंगाना जब बना उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी। कर्नाटक में बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले आधी से भी कम सीटें मिली हैं, तो प्रभाव तो है। ये क्या है, ठीक है, मध्य प्रदेश राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी राजस्थान में रही, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस का सफाया नहीं हुआ। उन दोनों के वोट में कोई 8-10 लाख का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। तो इसलिए नहीं कह सकते कि साहब कांग्रेस ने गिरते गिरते 70 से ज़्यादा सीटें राजस्थान में जीती हैं। मध्य प्रदेश में ज़रूर मिसमैनेजमेंट रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी अगर आप देखें तो कोई बहुत ज़्यादा बुरी हार नहीं की। तो कुल मिला के लोकसभा का चुनाव ये अलग है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने पिछले चुनाव में तो कांग्रेस ने सीटें जीती, उसके मुकाबले दोगुनी से भी ज़्यादा सीटें कांग्रेस इस बार जीती, फायदे में रहेगी। उनसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।